तो भाई पहली इमेज बन गई 100/3 पे। इस पे किसी को डाउट? छोटी शंका या बड़ी शंका कोई भी? नहीं। कोई भी नहीं। नहीं सर। ओके, अब हम बनाएंगे दूजी वाली इमेज। तो दूजी वाली इमेज का पहली बार आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो, चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना मजा आएगा। भूल जाओ अभी लेंस था। हाँ लेंस है, सेकंड इमेज में लेंस का भी रोल है, मिरर का भी रोल है, लेकिन पहले सोचो क्या हो रहा होगा। डायरेक्ट, अच्छा हाँ, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट लेंस पे पड़ के मिरर पे क्यों नहीं आ रही? अरे डायरेक्ट लेंस पे पड़ के मिरर पे आएगी कैसे, लौटेगी कैसे? यहाँ कोई है ही नहीं दूसरा, एक और होता है मिरर, तब फिर चकमक चकमक होती रहती। अब तो नहीं हो पाएगी, एक तरफ तो खाली है। हाँ, तो इमेज हमारी कौन सी बनेगी? जो पहली वाली इमेज जो मिरर पे पड़ेगी। और डेफिनेटली जरा बताओ, इसका 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितना है? तो इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? पैरेलल लेंस के फोकस। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो है, ये इसकी रे ऐसी जाएगी और ये हो जाएगी पैरेलल इधर पे, क्योंकि फोकस है। देखो इसका फोकस भी 10 है और ये 60 है, ये 50 है, तो ये पैरेलल पैरेलल रे जाएगी। कैसी जाएगी? अरे यार, यहां से रिफ्लेक्ट होके, मैं कलर चेंज कर दूं क्या? तब आपको मजा आएगा। जिंदगी बर्बाद हो गया। ये देखो, ये गई रे और ये गई रे, और अब इससे देखो ये लेंस के पैरेलल आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके। पहले देखो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इंफिनिटी पे जाके इमेज बनती, पर इमेज बनने से पहले कौन आ गया उसके रास्ते में? अरे कौन आ गया उसके लेंस। रास्ते में? लेंस आ गया उसके रास्ते में। अब लेंस आ गया उसके रास्ते में, तो ये जो इमेज सेकंड वाली बनेगी, ये बनेगी उसके फोकस पे। उसका फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अरे बताओ कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी या नहीं? ये यस I2 सर। होगी कि नहीं? तुम देख रहे होगे, सॉल्विंग तो कर ही नहीं रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअली खेल रहा हूं। तो अब वो कह रहा है I1 और I2 के बीच का गैप बताओ। I1 और I2 के बीच का गैप बताओ। तो बता देंगे अपन, ऐसी क्या बात है। 100/3 में से 33 माइनस कर देंगे। 13.33। 40/3। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया, बहुत अच्छा, अच्छा है। अब बिल्ले को मार पड़ेगी। चलो 40/3, I1 I2, इज इट ओके? यस यस सर। सर। या आप एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं अभी? एक और। एक और लिखो, जल्दी से लिखो। अ कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग मिरर, अ कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग मिरर placed at a separation of 20 centimeter. ठीक है? द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। गलत मत बोल देना कुछ। एंड दैट ऑफ मिरर इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। मिरर की 50, लेंस की 30, ये फोकल लेंथ है, बीच का गैप 20। ठीक है? अब देखो बता रहा है, अब आप सुनना क्वेश्चन, क्वेश्चन अब बनेगा। वेयर शुड अ पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द मिरर? Where should a point source be placed between the lens and the mirror, comma, so that the light, comma,
after getting reflected by the mirror, and then getting transmitted by the lens. उसने पूरा बता दिया है कि वो किस इमेज की बात कर रहा है. ये उस इमेज की बात हो रही है जो पहले मिरर से बनेगी फिर लेंस से बनेगी. पहले मिरर से बनेगी फिर वो जो लेंस से बनेगी. comes out parallel to the principal axis. जो ट्रांसमिटेड बाय द लेंस से जाने के बाद वो मिरर के पैरेलल हो जाए, ऐसा जो है ये चाह रहे हैं. इसमें दो इमेजेस हैं. ठीक. अब ऐसा कब होता है कि कोई लेंस के पैरेलल निकले? जब उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस पे. देखो पैरेलल का समझते हैं, पूरा क्वेश्चन समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं. इसको तो हटा दूं ना तो हो गया. हाँ सर. डाइवर्जिंग मिरर नाम बोल दे, कॉन्वेक्स मिरर होता है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, रखा क्या है? मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे रखा है. अब ये x बताना है सच दैट फाइनल रे जो है, अब देखो फाइनल रे क्या होंगी, इससे टकराएं. अब इसका एक कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, लेंस को बड़ा करना पड़ेगा, कर लेंगे. और जब ये लेंस पे पड़े, I'll have to make lens a little larger. जब ये रे लेंस पे पड़े, ओ बा, तो यहीं तक जा रही जहां हमने बनाया, फिर ये पैरेलल हो जाए, फिर ये कैसी हो जाए? पैरेलल. यही तो चाह रहा है वो. तो वो ये जो आ रही है लेंस की, ये जो मिरर से V बनेगा और इस सबको जोड़ो, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को? 10 आ जाएगा. V 10 हो जाएगा ना. हाँ सर. V 10 कैसे होगा? सर वो लेंस के सर फोकस पर फोकल रखनी पड़ेगी. लेंथ 30 होनी ये देखो, चाहिए, ये मतलब चीज 30 लेंस की पूरा फोकल होना लेंथ के चाहिए. बराबर होना चाहिए या नहीं? हाँ. ये पूरी डिस्टेंस. हाँ सर 30. 20 प्लस V जो है वो 30 होना चाहिए या नहीं? यस बोलो. हाँ सर. तभी तो पैरेलल होगी. लेंस पे कोई चीज, लेंस क्या करता है? दो चीजें करता है. देखो, अगर पैरेलल आई तो फोकस पे जाई, जो फोकस से आई तो पैरेलल जाई. सही है या नहीं? यस सही सर. तो जो इससे इमेज बनेगी, किससे? इससे, मिरर से, I1, ये तो अपनी फाइनल I2 इमेज बनेगी. जो I1 इमेज बनेगी, जो अपनी I1 इमेज बनेगी, वो जो है लेंथ से फोकल लेंथ के बराबर पे होनी चाहिए, तभी तो पैरेलल होगी. समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर. सभी लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को?
लेंस से निकलने वाली रे पैरेलल है तो उस पर पड़ने वाली रे उसके फोकस से आनी चाहिए। तो 20 प्लस वी हो गया 30। अब वी कैसे निकालेंगे? वो वी मिरर से निकालेंगे। मिरर में देखो क्या होता है, मिरर में अपन ये रे को पॉजिटिव लेते हैं, बोलो सही है या नहीं? इसको कहते हैं 1/x, x हमको बताना है, प्लस 1/v। अब x में माइनस करना पड़ेगा, रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वेंशन। v हमें बताना है, v जब तक आएगा नहीं हम वहां रख नहीं पाएंगे, और v रखने के लिए हमें x तो पता है ना, मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट है तो -x। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ये अननोन है, ये भी अननोन है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए उसने बोला है ना कि ये इसके उसके बीच में पक्का रखा है, तो x कैसा होगा? नेगेटिव। सबके साइन नहीं पता होंगे तो कैसे काम करेंगे? और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ तो कैसी होगी? 50 की प्लस। बोलो प्लस की 50 या 50 की प्लस? सर V तो 10 पता चल गया ना अपने को। v पता चल गया कैसे? सर सर वो 20 प्लस वी 30 है तो 30 का तो माइनस 20 हो जाएगा ना। अरे रे रे रे, अरे v पता चलेगा, v यहां से x के टर्म में निकालेंगे तभी तो x। वाह, बड़ा ज्ञान दिया, खतरनाक। भगवान तुम्हें खुश रखे, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अरे तो अपने को v थोड़ी निकालना है, अपने को x निकालना है। v यहां से निकालेंगे और वहां से पता है, फिर कंबाइन करेंगे। हाँ सर। हाँ सर, हम भी वही बोल रहे थे। अरे भाई हमको v का साइन नहीं पता है ना अभी, वो अननोन है। x का पता है क्योंकि x इधर रखा है और रियल है तो -x रखेंगे ही उसको। अरे किसी को इतनी सी लाइन में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे रूबरू बात करेगा। बताओ, है किसी को प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। नो पक्का? सर। नो सर। और v हमने इससे क्या निकाल लिया? अपने कंसेप्ट से, कि भाई ये पैरेलल आ रही है तो ये कहां से आ रही होगी? फोकस ऑफ लेंथ से आ रही हो, लेंस से आ रही होगी, तो वो फोकस की डिस्टेंस हो गई ये पूरी f, जो कि 30 दी हुई है। ये है कितनी? 20 प्लस v, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। 50x अपॉन 50 प्लस x इक्वल टू 10। लाओ आंसर। 25/2। 12.5। क्या आ रहा है? 25/2। 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया था। यस सर। अच्छा। तो बच्चों ये हो गया आपका लेंस वेंस सब कंप्लीट। अब जल्दी से लिखो प्रिज्म। क्या लिखेंगे जल्दी से? प्रिज्म। ठीक, अब प्रिज्म की बात करेंगे आज। अब लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।
तो उसके लिए पहले हम प्रिज्म समझ लें। प्रिज्म की किसी को डेफिनेशन पता है? कैसे बोलेंगे कि ये चीज प्रिज्म है? लेंस अलग चीज है, लेंस कैसे बनता है बताया मैंने। प्रिज्म कैसे बनता है ये सुनो, लिखो इसके बारे में, लिखो। When a transparent medium is bounded by, when a transparent medium is bounded by minimum three, when a transparent medium is bounded by minimum three non-parallel plane, three non-parallel plane minimum, the structure is called a prism. The structure is called a prism. There are several kind of prism. देखो, सबसे ज्यादा यूज होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये कैसे बनता है? 3 प्लेन्स ले लो और उनको जोड़ दो, देखा ही होगा आपने, ठीक। ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये सबसे ज्यादा अपने सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक। ये भी प्रिज्म है, कोई घबराएगा नहीं भैया, ये भी प्रिज्म। पेंटागोनल, बस सॉलिड होना चाहिए ये, मतलब सॉलिड, प्लेट नहीं होनी चाहिए, एक वॉल्यूम होना चाहिए। पेंटागोनल प्रिज्म। पता है आपकी जो ये ग्लास की सिलेंड्रिकल रॉड है, जेबी प्रिज्म है, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होती है ना। ये देखो, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। तो अगर लाइट जैसे यहाँ पे पड़ जाए, फिर यहाँ चली जाए, फिर यहाँ निकल जाए, तो देखो ये कोना, ये राइट एंगल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, वो कि ये होता है राइट एंगल प्रिज्म। दिस इज नोट कर लो, बहुत सारे होते हैं, मैं 4 एग्जांपल ले लिए। नोट कर लिया? हाँ सर। चलो अब आगे बात करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप ट्राइंगुलर प्रिज्म के लिए, वही हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है। तो जब हम एक ट्राइंगुलर प्रिज्म लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया एक प्रिज्म एबीसी, बताओ इसमें प्रिज्म एंगल कौन सा है? कोई बोल सकता है? लाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ, ऐसे अगर कोई बोला तो रटा हुआ है। डिपेंड करेगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमरजेंस कौन है। तो मैं पहले इसका नाम दे दूं, प्रिज्म एंगल। इसका एक और नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं, उससे अच्छा नाम, ये तो कंफ्यूज करता है, रिफ्रैक्शन एंगल। क्या नाम है इसका एक और? रिफ्रैक्शन एंगल या एपेक्स एंगल। ये तीनों इसी के नाम है। ये तीनों, ये होता क्या है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ इमरजेंस। एंगल बिटवीन is called प्रिज्म एंगल। जल्दी से ये बात नोट करो। तो अगर ये प्लेन ऑफ इमरजेंस है, ये इंसिडेंस है, ये इमरजेंस है, तो बी प्रिज्म एंगल है। ये है तो सी है, और ये है तो फिर ए ही प्रिज्म एंगल है। क्या बात समझे?
इंसिडेंस मतलब जहां लाइट पड़े, इमरजेंस मतलब sir. जहां से प्रिज्म में से लाइट बाहर निकल जाए। अब चलो ये मानते हैं कि ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर मीडियम है, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एफ। और हमको अब इसके लिए चीजें बतानी है। देखो, एक जनरली लाइट रे किसी एंगल पे आई बाहर से, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे है, ये प्रिज्म की ए बी सरफेस, और ये पूरा जो ए बी अब हो गया, अब ए बी को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब बीसी को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ इमरजेंस, प्लेन ऑफ पोई, पोई बोलेंगे, पोई पोई। ठीक, अब बताओ ये नॉर्मल है n1। अब बताओ, ऐसा मान लेते हैं कि बाहर एयर जैसा कोई मीडियम है और डेंसर नहीं है, रेयर मीडियम है। ये रेयर है, प्रिज्म का मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं। तो क्या होगा? लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और अब इस सरफेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन, और फिर वापस रेयर में आएगी, तो ये फिर इससे थोड़ा दूर हट जाएगी। तो देखो, ये वाले एंगल को बोलते हैं R1, ये वाले एंगल को बोलते हैं R2। इनमें से एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है, कौन सा? R1। R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पर हमने नाम रख दिया R1 और R2, जैसे भाई भाई लगे ये। ठीक, चलो भाई। यार हाथ मारकर खराब हो गए। ठीक, ये लाइट रे डबल और ये ट्रिपल, यानी फाइनली ये इमर्ज हो गई। ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, लिखते जाते हैं। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन प्लेन ए बी। फिर क्या है? ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस ऑन प्लेन ए सी। R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और R2 एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंस एट AC। ये लिखो, जितना बोर्ड पे लिखा है सब लिखो। प्रिज्म से एक रे कैसे जाके कैसे बाहर आती है, उसकी पूरी कहानी लिखो। ठीक है, देखो इधर। अब जरा देखो लेंस की पूरी कहानी, सॉरी प्रिज्म की पूरी कहानी।
तो पहले तो इस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, इस पे लगाएंगे और कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर देखेंगे। तो स्नेल्स लॉ पहले हमने इस पे लगाया, तो म्यू एम साइन आई इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन R1। एग्री कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे लगाएं, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं। तो म्यू प्रिज्म साइन R1 इक्वल टू म्यू मीडियम साइन E। तो बेसिकली एंगल निकालने के खेल है। ये दोनों इक्वेशन ऑप्टिक्स से बनी है। किससे बनी है? ऑप्टिक्स से, स्नेल्स लॉ से। अब एक इक्वेशन देखना जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ऐसी कोई थ्योरम पढ़ाई गई थी, जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच। से बताओ। तो अगर ये एंगल प्रिज्म एंगल ए है, ध्यान से देखना, तो इसका परपेंडिकुलर है n1 और इसका परपेंडिकुलर है n2। तो n1 और n2 के बीच भी सेम एंगल होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. और अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये ट्राइंगल पकड़ो, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो एक थ्योरम थी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ये हमने किससे बनाई? ये हमने अपने ज्योमेट्री के नॉलेज से बनाई, जो कि बहुत जल्दी बन गई, क्योंकि जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है वो बाहरी एंगल हो गया। अब R1 प्लस R2 इसके बराबर होना ही है। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। मैं आपके सामने सारी इक्वेशंस रखना चाहता हूं, तभी आपको मजा आएगा सॉल्व करने का। बोलो, सही है? Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई नुकसान बता सकते हैं अगर हो आपको तो। No, sir. अब देखो जरा ट्रेंड। अब मैं ट्रेंड लिख रहा हूं। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं पढ़ाए जाते आपको। इसकी दम पे न्यूमेरिकल सही होते हैं। देखो हर जगह थ्योरी पढ़ाई जाती है, पर फिर भी बच्चों को फिजिक्स क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि कुछ कमी हो सकता है पढ़ाने वाले की रह जाए, कुछ उसको अप्लाई करने वाले प्रैक्टिस ना करे। दोनों जगह गलती हो सकती है। मेरा ऐसा रहता है कि जब मुझे ये पढ़ाया गया था तो एक्स्ट्रा मैंने मेरे क्या एफर्ट लगा के चीजें करी थी कि मेरा न्यूमेरिकल बहुत इजीली होने लगा था और फिर उस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं फंसते थे मेरे से। तो मैंने ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड क्या बताएगा आपको? मुझे एक बात बताओ, अगर हम I को बढ़ाएं तो R1 इसका इफेक्ट है कि R1 बढ़ेगा? बोलो है या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन इसका दूसरा कंसीक्वेंस होगा, अगर एक बढ़ेगा और सम जो उसका प्रिज्म का एंगल कांस्टेंट है, प्रिज्म नहीं चेंज कर रहे हो आप, प्रिज्म को वही रख रहे हो, सेम प्रिज्म रख रहे हो, तो क्या प्रिज्म का एंगल बदल पाएगा? नहीं। नहीं। तो अगर No, R1 sir. बढ़ेगा तो R2 कम। का यस। होगा। इसमें क्या कंडीशन है? इफ प्रिज्म एंगल इज कांस्टेंट। ये ट्रेंड आप सोच रहे होगे सर ये इतनी बड़ी बात है क्या? एंगल्स का जो ट्रेंड है वो इतनी बड़ी बात है क्या? हाँ बेटा, ये इतनी बड़ी बात है कि ये न्यूमेरिकल को खराब भी कर सकती है और अगर आपको चीजें आती हैं तो अच्छा भी कर सकती है। ठीक, अभी जब ये वाली बात होगी, देखो यहां तो मान लो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रहा है इस जगह, तो फिर ऑप्शन बन जाएंगे ना TIR के, कि लाइट रे हाँ। इमर्ज हो, ग्रेजिंग हो या अंदर ही रह जाए। ये तीन बातें हैं ना, वो इन ट्रेंड से ही हो सकती। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग कुछ अपना जुगाड़ बुगाड़ लगा के एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन जो ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, जितना बोर्ड पे लिखा वो लिखते चलो। अब हम निकालेंगे एमरजेंस एंगल। एमरजेंस एंगल को जनरलाइज करते हुए हम निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो जरा जरा देखो, एमरजेंस एंगल के लिए मेरे पास क्या रूल है? म्यूएम साइन आई इज, तो साइन ऊपर वाली इक्वेशन से साइन R1 की वैल्यू निकालो,
ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से, क्या वो म्यू मीडियम अपॉन म्यू प्रिज्म साइन आई आएगी कि नहीं, और नीचे वाले sir. में रख दो नहीं, तो इक्वल आ जाएगा। हमें चाहिए ई, साइन ई। एक मिनट, नीचे वाले से साइन ई की वैल्यू निकालो, साइन R1 के ऊपर साइन ई की निकालो, तो आएगा म्यू पी अपॉन म्यू एम साइन R1। ई की वैल्यू, ये साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स म्यू पी बाई म्यू एम साइन R1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, ओके ये गलत लिख दिया आप लोगों ने, बताया नहीं, ये क्या है, R2 होगा भाई, ये क्या होगा R2, तभी तो गड़बड़ हो रहा है, R2। ठीक है, और R2 की वैल्यू होगी A माइनस R1, तो E जो है इमरजेंस एंगल वो बन जाएगा साइन इनवर्स और R1 की वैल्यू यहां से आएगी। इस इक्वेशन से अगर हम R1 निकालें तो वो आएगा ये आएगा। तो यहां से हम फाइनली E का एक गंदा सा एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। किसी काम वाम नहीं आना आपके, बट एक बार करके बता दिया, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना बड़ा गंदा बनता है, तो बस आप एक बार इसको लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। ये एक्सप्रेशन है ई का ए और आई के टर्म में। देखो क्या क्या अननोन है इसमें, एक तो प्रिज्म एंगल और एक इंसिडेंट एंगल, प्रिज्म एंगल और इंसिडेंस एंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिख लो बस। अब मैं आपको बताऊंगा अगली चीज, वो है डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो जरा डेविएशन समझते हैं। देखो जरा, ये रे पहले जा रही थी और ये अब जा रही है, इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो जाने वाली रे और फाइनली जाने के बीच का एंगल होता है डेल्टा। ठीक, डेल्टा होता है, क्या होता है बच्चों, डेल्टा। तो ये हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो
पहली बारी रे कितना घूम गई, डेल्टा 1, और दूसरी वाली रे कितना घूम गई, डेल्टा 2। डेल्टा 1 देखो, मैं एक साफ डायग्राम बनाऊंगा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ डेल्टा दिखाने के लिए, डेविएशन दिखाने के लिए I'll make a clean diagram. देखो पहला डेविएशन डेल्टा 1 हुआ, इसको डेल्टा 1 कहेंगे। दूसरा डेविएशन डेल्टा 2 हुआ और डेल्टा की वैल्यू हो गई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। अब बताओ ये पूरा एंगल आई तो ये पूरा एंगल आई, तो डेल्टा 1 प्लस R1 की वैल्यू आई, तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई I माइनस R1। सिमिलरली ये पूरा एंगल E, इतना डेल्टा 2 और ये R2, तो इधर भी लिख सकते हैं कि डेल्टा 2 प्लस R2 मिलके हो गया E, तो R हो गया डेल्टा 2 हो गया E माइनस R2। बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अरे बोलो यार, Yes, sir. है ना? हाँ सर। अब नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, दोनों का सम, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों सेम सेंस में, ये भी चेक कर लेना। पहला वाला हुआ कौन सा, पहला वाला ये हुआ इस सेंस में और दूसरा वाला भी सेम सेंस में, दोनों ही सेम सेंस में, तो ऐड हो जाएंगे। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यानी डेल्टा हो गया I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 क्या होता है, प्रिज्म एंगल के बराबर। सो डेविएशन कॉज्ड बाय अ प्रिज्म हो गया I प्लस E माइनस A। जल्दी से पूरा नोट करो जितना बोर्ड पे लिखा है, ये आ गया फॉर्मूला का डेविएशन।